कौन से ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं अगर आपको प्रोस्टेट की समस्या आ रही है? प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना जो नॉन कैंसरस है, जो बिना कैंसर के है, और एक है प्रोस्टेट में कैंसर होना। कौन सी उम्र के बाद प्रोस्टेट की समस्या ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है? 40 का कट ऑफ माना जाता है, मगर ये कट ऑफ कोई इतना स्ट्रिक्ट कट ऑफ नहीं है। क्या प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या जब हो जाती है तो दवाइयों से इसका इलाज है या सिर्फ मात्र सर्जरी ही इसका उपाय है? प्रोस्टेट में भी ऐसा है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ आती है, और इसमें भी जरूरी नहीं है कि हर एक को ऑपरेशन की आवश्यकता हो। नमस्कार, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के एक बेहद ही और खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उस पर लोग खुलकर बात नहीं करते हैं क्योंकि ये पुरुषों से जुड़ी समस्या है और लगातार बढ़ती उम्र के साथ लाखों पुरुष इस समस्या से जूझ रहे हैं, खासकर प्रोस्टेट से जुड़ी समस्या। अगर यूरिन में आपको ज्यादा आना या कम आना बढ़ती समस्या बनती जा रही है, कमजोरी हो रही है, या फिर प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर समस्या का सामना अगर आप कर रहे हैं, तो आज का एपिसोड आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ डॉक्टर अमलेश सेठ मौजूद हैं, जो कि डॉक्टर प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं, एम्स के साथ जुड़े हुए हैं। 3 दशकों से ज्यादा यूरोलॉजी से जुड़े केसेस लगातार सुलझाते हुए आ रहे हैं। डॉक्टर अमलेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। धन्यवाद, मुझे भी बहुत खुशी है। आज शुरुआत कर लेते हैं टोटल हेल्थ पॉडकास्ट की। सबसे पहला सवाल यही है कि प्रोस्टेट ग्लैंड होता क्या है और क्या ये समस्या सिर्फ पुरुषों के साथ होती है? हाँ, ये पुरुषों की ही समस्या है, क्योंकि ये पौरुष ग्रंथि केवल पुरुषों में ही होती है। और पौरुष ग्रंथि जो है, या इसको गदूद भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रोस्टेट कहते हैं, ये एक ग्लैंड है, ये ग्रंथि है जो पेशाब के रास्ते के जस्ट नीचे, एकदम नीचे है, और इसी के बीच में से पेशाब का रास्ता जाता है पुरुषों में। इसके साथ साथ क्या प्रोस्टेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं, सिर्फ क्या एक ग्लैंड से जुड़ी समस्या है या शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित करती है? कोई भी अंग अलग से तो नहीं है, शरीर का हिस्सा ही है। जब उम्र के साथ प्रोस्टेट की तकलीफ होती है तो उससे पेशाब की थैली में और कभी-कभी गुर्दों में भी असर पड़ता है। और जैसे आपने बात की, एक प्रोस्टेट कैंसर की बात भी की। प्रोस्टेट में अगर अगर किसी कारण से प्रोस्टेट में कैंसर होता है, तो कैंसर की बीमारी तो ऐसी ही होती है जो शरीर में फैलती है, और वो अगर अलग हड्डियों में या लिम्फ ग्लैंड में या कहीं और या लिवर में जाती है तो फिर वो उसको भी असर करती है। जिस तरीके से प्रोस्टेट की समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं और आपने बताया कि उम्र के साथ ये बढ़ती है, तो क्या कट ऑफ है? कौन सी उम्र के बाद प्रोस्टेट की समस्या ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, कट ऑफ में 40 का कट ऑफ माना जाता है, मगर ये कट ऑफ कोई इतना स्ट्रिक्ट कट ऑफ नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो चांसेस होते हैं प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बढ़ने के, और ऐसा माना जाता है कि जब तक 80 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, तकरीबन 80% लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, और 90 साल की उम्र में 90% लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी। कौन कौन से ऐसे वार्निंग साइंस होते हैं डॉक्टर साहब, जिनको जानना जरूरी है? कौन कौन से ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं अगर आपको प्रोस्टेट की समस्या आ रही है, जिसे हमें नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए? देखिए, प्रोस्टेट की जब हम समस्याओं की बात करते हैं तो हम 2 तरह की समस्याओं की बात करते हैं। एक जो है प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना जो नॉन कैंसरस है, जो बिना कैंसर के है, और एक है प्रोस्टेट में कैंसर होना। ये दोनों अलग-अलग समस्याएं हैं, और दोनों जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये दोनों में से एक या दोनों समस्याओं होने का जो परसेंटेज चांस है वो बढ़ता जाता है। और मगर दोनों के लिए जो टेस्ट है वो अलग है, इलाज अलग है, और जो लाइफ में फर्क पड़ता है वो भी एकदम अलग है। जिस तरीके से हमने संकेत की बात करी, जैसे कि यूरिन कम आना या यूरिन ज्यादा आना या रुक रुक कर आना, क्या ये प्रोस्टेट की समस्या का संकेत है? देखिए, प्रोस्टेट जैसे जैसे बढ़ता है, अगर उसमें पेशाब के रास्ते में रुकावट, क्योंकि प्रोस्टेट का काम क्या है? प्रोस्टेट का काम है
प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस बनाना, ये वीर्य में कंट्रीब्यूट करता है। जो प्रोस्टेट की सिक्रीशंस हैं वो यंग डेज में, जवानी के दिनों में बच्चे पैदा करने के लिए ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वो वीर्य का हिस्सा होती हैं। और जो वीर्य बनाने वाले अंग हैं, जो ग्रंथियां हैं, वो पेशाब के रास्ते के आसपास होती हैं, और वीर्य भी जो है वो पेशाब के रास्ते से ही निकलता है। जी। अ, और उम्र के साथ ये वीर्य की आवश्यकता खत्म हो जाए, मतलब बच्चे पैदा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। मगर वो अगर बढ़ता जाता है और पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, तो उससे जो है पेशाब में कई तरह की तकलीफें होती हैं। अब आपने पूछा कि पेशाब ज़्यादा आना या कम आना, प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से क्या होता है, पेशाब के रास्ते में रुकावट होती है, तो उस वजह से पूरी तरह से पेशाब निकल नहीं पाता है। तो पेशाब नहीं निकल पाता है तो पेशाब की थैली में रह जाता है, तो पेशाब जो है बार-बार जाने की तकलीफ होती है। कुल मिला के जो पेशाब बनता है उसमें कोई कमी नहीं आती है, पेशाब उतना ही बनता है, मगर क्योंकि वो एक बार में पूरा निकल नहीं पाता है, इसीलिए बार-बार जाना पड़ता है। कई बार रात को कई बार उठना पड़ता है, कई लोग 1 या 2 बार उठते हैं, कई 4-5 बार उठते हैं। तो ये जो समस्याएँ हैं, ये प्रोस्टेट से जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि यूरिन ना आना या रुक जाना या रुक-रुक कर आना, हाँ। या उसका प्रवाह साफ से नहीं होना, मतलब पूरी हुँ। तरीके से वो नहीं निकलना। अब जब यूरिन एक तरीके से पूरी तरीके से नहीं निकलेगा, तो क्या ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस का भी कारण बनता है ये प्रोस्टेट? अगर यूरिन ठीक से नहीं निकलता है और पेशाब की थैली में रह जाता है, तो उस यूरिन में बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस बढ़ते हैं और यूरिन का इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। साथ-साथ डॉक्टर साहब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि बड़े मिथ्स हैं इससे जुड़े हुए। ख़ासकर ये कि पानी ज़्यादा पीना या पानी कम पीना। क्या ये भी कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़े हुए कुछ मिथ्स हैं जिनको आप क्लियर करना चाहेंगे? नहीं, प्रोस्टेट के कारण ना तो पानी ज़्यादा पीने की आवश्यकता होती है, ना पानी कम पीने की आवश्यकता होती है। पानी ज़्यादा या कम करने से प्रोस्टेट की तकलीफ में कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। जो पानी हम ज़्यादा या कम पीने की एडवाइस करते हैं, वो अलग-अलग बीमारियों में अलग-अलग एडवाइस रहती है। अगर किसी को मान लीजिए पथरी की बीमारी है, हुँ। तो पथरी जो है वो कॉन्सन्ट्रेटेड यूरिन में पैदा होती है। तो जिसको पथरी की तकलीफ है उनको हम एडवाइस करते हैं कि उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और कुछ कारणों से ज़्यादा पानी पीने से हार्ट में प्रेशर पड़ता है। अगर किसी को हार्ट की बीमारी है और को कार्डियोलॉजी वाले कई बार बताते हैं, या नेफ्रोलॉजी, एक अगर गुर्दे में काम कम हो रहा है, तब भी अगर शरीर कम पेशाब बना रहा है, तब उसमें पानी कम पीने की आवश्यकता होती है। मगर प्रोस्टेट वाले मरीज़ों को ना पानी कम पीने की आवश्यकता है, ना पानी ज़्यादा पीने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रोस्टेट वाले मरीज़ों को पेशाब बनने में कोई तकलीफ नहीं होती है। पेशाब की जो मात्रा बनती है वो भी सही बनती है, बस पेशाब निकलने में रुकावट रहती है, तो उसके लिए जो है वो अलग इलाज है। पानी कम करने से या पानी ज़्यादा करने से उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके साथ-साथ डॉक्टर साहब एक और सवाल है जो कई लोगों के मन में है। फिज़िकल इंटिमेसी का भी कोई कारण है जो प्रोस्टेट पर अफ़ेक्ट करता है? देखिए, फिजिकल इंटीमेसी भी एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। जैसे इसको हम फिजियोलॉजिकल मानते हैं। फिजियोलॉजिकल का मतलब ये है कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, हुँ। और इसमें से अगर वीर्य रेगुलरली निकलता रहता है तो उसमें प्रोस्टेट की बीमारियां जो है कम होने का ऐसा देखा गया है कि अगर फिजिकल इंटीमेसी रेगुलर चलती रहती है और उन लोगों को प्रोस्टेट की समस्याएं कम होती हैं। एक बीमारी है प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस जो है वो प्रोस्टेट के अंदर एक इन्फ्लेमेशन होती है, और अगर ये जो इंटीमेसी या एजैकुलेशन इनफ्रीक्वेंट रहता है, वो भी एक कारण है। मतलब वो भी एक कारण है जिसकी वजह से प्रोस्टेटाइटिस होता है।
अब आते हैं कि प्रोस्टेट के बारे में जब हमें पता है कि संकेत मिल रहे हैं कि हो हम्म। सकता है कि हमें प्रोस्टेट की समस्या हो रही है। अब क्या वो टेस्ट हैं जो वो कराने ज़रूरी हैं? यानी कि अगर प्रोस्टेट है आपको तो वो कौन-से टेस्ट हैं जिनसे ये पता चलेगा कि आपको प्रोस्टेट की समस्या है? देखिए, प्रोस्टेट की समस्या सबसे पहले तो पुरुष को अपने आप ही तकलीफ महसूस होनी शुरू हो जाती है। अपने आप ही पता चलता है कि पेशाब की धार कम हो गई है, बार-बार पेशाब जाने की आवश्यकता होती है, पेशाब के लिए खड़े हुए हैं मगर पेशाब निकल नहीं रहा है, इंतज़ार करना पड़ रहा है। और ये सारी समस्याएँ जो हैं ये पेशाब के रास्ते में रुकावट की वज़ह से होती हैं। और इसमें रुकावट जो है आम तौर पे नॉन कैंसरस रुकावट होती है। और दूसरा, अगर ये मन में चिंता है कि कहीं प्रोस्टेट का कैंसर तो नहीं है, तो उसके लिए अलग से टेस्ट होते हैं। अगर परिवार में किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है, मान लीजिए पिताजी को या चाचा जी को प्रोस्टेट में कैंसर हुआ है या बड़े भाई को हुआ है, तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि प्रोस्टेट में उसमें ये फैमिलीज़ में एक जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन कहते हैं कि अगर फैमिली में वो जीन्स हैं, हुँ। तो उनमें उस तरह के कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उन लोगों को जल्दी टेस्ट करवाना चाहिए। और एज़ अ मैटर ऑफ रूटीन भी रिकमेंडेशन तो है कि 5 साल में एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए। बहुत फ्रीक्वेंट टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है, मगर 50 की उम्र के बाद या 55 की उम्र के बाद 5 साल में एक आध बार टेस्ट करवा लेना चाहिए। और उसमें अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो फिर आगे के टेस्ट होके पूरा पता चल सकता है कि प्रोस्टेट में कैंसर है या नहीं है। एक और एसोसिएशन जो देखा गया है, वो अगर फैमिली में लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर है, तो उस फैमिली में भी पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क जो है वो ज़्यादा देखा गया है। अच्छा। हाँ, वो कुछ जीन्स हैं, बीआरसी जीन्स कहते हैं, बीआरसीए1, बीआरसी2 जीन्स, ब्रेस्ट रिलेटेड कैंसर जीन्स हैं। मगर अगर उनके भाइयों को, बेटों को फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में अगर उनमें भी वो जीन्स हैं, तो उनमें भी ऐसा रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा दिखा गया है। डॉक्टर साहब क्या कोई ऐसे ब्लड टेस्ट भी हैं या फिर सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराने से पता चल जाता है कि आपको प्रोस्टेट है? देखिए, अल्ट्रासाउंड एक बड़ा सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट है। अल्ट्रासाउंड से ये पता चल जाता है कि आपकी किडनीज़ ठीक हैं या नहीं है, किडनीज़ में कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, हुँ। यूरिन में बहुत ब्लैडर में जो पेशाब की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर में ज़्यादा यूरिन तो नहीं रुक जाता है। जी। और पेशाब करने के बाद कहीं ज़्यादा अंदर रुका हुआ तो नहीं है, पूरा थैली खाली हो गई या नहीं खाली हो गई। तो अल्ट्रासाउंड एक तरह से एक स्क्रीनिंग, एक अंदर देखने का एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। और अंदर में ये काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। अल्ट्रासाउंड से कैंसर का, प्रोस्टेट में कैंसर है या नहीं है, उसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। हुँ। अगर प्रोस्टेट बहुत ही बड़ा हो गया है, बहुत ही इरेगुलर है, तभी वो अल्ट्रासाउंड से पता चल पाएगा। प्रोस्टेट का तो अल्ट्रासाउंड जो है, वो एक नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट के लिए तो एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है, जिससे पता चल जाता है कि शरीर में कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा, पेशाब की जी। थैली ठीक है, किडनीज़ ठीक है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। मगर कैंसर के लिए जो है ना, पीएसए एक ब्लड टेस्ट होता है, वो एक बड़ा सिंपल टेस्ट है। उससे उससे ये शक पड़ता है। वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। अगर पीएसए हाई है तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोस्टेट में कैंसर है, मगर वो एक इंडिकेटर है कि अगर पीएसए हाई है तो प्रोस्टेट के कैंसर के आगे और टेस्ट होने चाहिए। कभी-कभी क्या ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब कि प्रोस्टेट बढ़ रहा होता है लेकिन पता ही नहीं चलता और जब पता चलता है तब बहुत देरी हो जाती है? अगर वो व्यक्ति बहुत देर तक अपनी तकलीफ को नज़रअंदाज करता रहता है, क्योंकि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जो है वो आहिस्ता, जो नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट होती है, वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती है। हुँ। और जो तकलीफ़ें आती हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता आती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति समझता है ये तो मेरे बुढ़ापे का लक्षण है,
और बुढ़ापे के साथ मुझे होना ही ऐसी तकलीफ होनी ही है, और उसको एक मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना कि भई ये तो उम्र के साथ हो रहा है, मुझे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मगर आहिस्ता-आहिस्ता वो अंदर ही अंदर नुकसान पहुँचाते हुए कभी-कभी तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि अंदर से पेशाब की थैली में काफ़ी यूरिन भर जाता है। आहिस्ता-आहिस्ता गुर्दे में भी प्रेशर या गुर्दे में भी स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। कभी-कभार हम लोग ऐसे मरीज़ भी देखते हैं जिन्होंने सालों से या सदियों से अपनी तकलीफ़ को नज़रअंदाज़ किया होता है, और वो फिर किडनी फेलियर लेके भी आते हैं। हुँ। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, मगर होता है कई मरीज़ जो अपनी तकलीफ़ को नज़रअंदाज़ करते रहते हैं, उनमें ऐसी बीमारी लेके भी हम लोग कई बार ऐसे मरीज़ भी देखते हैं। जब प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या आती है डॉक्टर साहब, तो क्या सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होता है या क्या समस्या प्रोस्टेट ग्लैंड श्रिंक होने की भी है? देखिए, ज़्यादा समस्या तो उम्र के साथ जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है। श्रिंक होना तो जो है वो म एक ह एक म हम लोग फाइब्रस प्रोस्टेट कहते हैं। उसमें कई बार क्या होता है कि छोटा भी प्रोस्टेट जो है, हुँ। वो भी ज़्यादा रुकावट पैदा करता है। तो म ऐसा कहना कि सिर्फ़ बड़ा प्रोस्टेट ही पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हुँ। और दूसरी बात ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज़ है बहुत वेरिएबल होता है। मतलब प्रोस्टेट कई बार ऐसा होता है बढ़ते-बढ़ते काफ़ी भी बड़ा हो जाता है, 200 ग्राम भी हो जाता है, 300 ग्राम भी हो जाता है, पर फिर भी पेशाब के रास्ते में रुकावट नहीं पैदा करता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि सिर्फ़ 20 ग्राम का ही प्रोस्टेट होता है, और वो ऐसे बढ़ता है कि वो पेशाब के रास्ते में रुकावट हुँ। पैदा कर देता है, और काफ़ी तकलीफ होती है, और बिना ऑपरेशन के उसमें पेशाब का रास्ता खोलना मुश्किल होता है। चलिए, अब प्रोस्टेट ग्लैंड के अगर समस्या हो गई तो उसके हल के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या जब हो जाती है तो दवाइयों से इसका इलाज है या सिर्फ मात्र सर्जरी ही इसका उपाय है? बिल्कुल, बिल्कुल, कई दवाइयाँ हैं। यही बात मैं कई बार मरीज़ भी मेरे से पूछते हैं, बात करते हैं, और वो कहते हैं कि ये उम्र की बीमारी है। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि देखिए, उम्र के साथ आँखों में मोतियाबिंदु भी आता है, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक को मोतिया के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत हो। और प्रोस्टेट में भी ऐसा है, ये भी आहिस्ता-आहिस्ता तकलीफ़ आती है, और इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक को ऑपरेशन की आवश्यकता हो। हुँ। और मोतिया की तो कोई दवाई भी नहीं है, मगर प्रोस्टेट की दवाइयाँ हैं। हुँ। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो यूरिन का फ्लो, पेशाब का फ्लो इम्प्रूव कर देती हैं, और अगर फ्लो इम्प्रूव हो जाता है तो फिर ये प्रोस्टेट की समस्या कुछ हद तक या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। और कई सालों तक कई बार दवाइयाँ असर करती रहती हैं, और कई बार 10-12 साल, 15 साल भी दवाइयाँ मरीज़ लेते रहते हैं, और उनका फ्लो ठीक चलता रहता है। उनको अब ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर और भी कुछ दवाइयाँ हैं जिनसे प्रोस्टेट का बढ़ना भी कम हो जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो हार्मोन डिपेंडेंट होता है। हुँ। तो ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो हार्मोन्स में मॉडिफ़िकेशन करती हैं। स्पेसिफिकली जो हार्मोन प्रोस्टेट को बढ़ाता है, हुँ। जिसको हम डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन का डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्शन को जो है वो दवाइयाँ रोकती हैं, जी। और उस वजह से स्पेसिफिकली जो प्रोस्टेट का बढ़ना है वो कम होता है। हुँ। तो ये एक तरह की आप कह सकते हैं टारगेटेड थेरेपी। तो वैसे ऑफिशियली इसका नाम टारगेटेड थेरेपी नहीं है, मगर एक तरह की टारगेटेड थेरेपी है जो एक प्रोस्टेट को के ऊपर ही असर करती है, और शरीर में बाकी अंगों पे असर नहीं करती। चलिए, आपने बताया कि एक सुखद खबर ये है कि दवाइयों के ज़रिए इसका हल निकाला जा सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो लोगों को ये भी मन में मंशा होती है कि एक बार जब सर्जरी करा ली, तो क्या फिर से प्रोस्टेट की बीमारी हो सकती है? देखिए, सर्जरी के बाद प्रोस्टेट का दोबारा बढ़ना कभी-कभार होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जो हम सर्जरी करते हैं, हम पेशाब के रास्ते दूरबीन से सबसे ज़्यादा ऑपरेशन ये होते हैं। तो उसमें जितना भी जो मांस का टुकड़ा है या जो टिश्यू है, जो पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है, उसको निकाला जाता है, जी। और अच्छी तरह से निकाला जाता है। मगर
एकदम 100% 100% सारा टिश्यू निकालना आवश्यक नहीं होता है। छोटा-मोटा टिश्यू छोड़ देने से कोई नुकसान नहीं होता है। हुँ, मगर कभी-कभार क्या होता है, वो छोटा टिश्यू भी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते हुए हुँ, अगले 8-10 सालों में, 15 सालों में बढ़ के, आमतौर पे ऐसा नहीं होता है मगर कभी-कभार ऐसा होता है। तो कुछ लोगों को एक स्मॉल परसेंटेज को दोबारा ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता हो सकती है, होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में भी बात कर लेते हैं। हाँ जी। प्रोस्टेट कैंसर कितना खतरनाक है? कितना ज़्यादा ये भारत में इस समय बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, पूरी दुनिया में लोगों की आयु बढ़ती जा रही है और जैसे-जैसे आयु बढ़ रही है, तो आयु से रिलेटेड, लॉन्जेविटी से रिलेटेड भी कई प्रॉब्लम्स आ रही ही हैं। और प्रोस्टेट कैंसर की एक समस्या जो है, ये एजिंग की समस्या भी है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। और पूरी दुनिया में आहिस्ता-आहिस्ता प्रोस्टेट कैंसर जो है, वो नंबर 1 कैंसर होता जा रहा है। इंडिया में अभी ये नंबर 1 कैंसर नहीं है। इंडिया में काफ़ी लोग तंबाकू खाते हैं और तंबाकू से रिलेटेड जो मुँह का कैंसर है और गले का कैंसर है, ये तंबाकू रिलेटेड कैंसर जो हैं, वो काफ़ी कॉमन हैं। मगर जैसे-जैसे तंबाकू रिलेटेड कैंसर्स कम होते जा रहे हैं, स्मोकिंग कम होती जा रही है, तो लंग का कैंसर कम होता जा रहा है और उम्र बढ़ रही है, तो प्रोस्टेट का कैंसर के प्रिवेंशन के हमारे पास बहुत रास्ते नहीं हैं। तो ये प्रोस्टेट का कैंसर जो है, ये ये नंबर 2 पे ऑलरेडी इंडिया में है। हुँ, और जैसा कि अंदाज़ा है कि शायद 2040 या 2050 तक इंडिया में ये नंबर 1 पे पहुँच जाएगा और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये ऑलरेडी नंबर 1 कैंसर है। रोकने के क्या उपाय हैं डॉक्टर साहब? देखिए, तेज़ी से फैल नहीं रहा है। ये ज जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, कुछ लोगों में ये कैंसर आएगा। रोकने के लिए उपाय, देखिए, ऐसा देखा गया है कि जो लोग कहते हैं स्वस्थ जीवन शैली, जिसको कहते हैं ना, स्वस्थ जीवन शैली करते हैं, तो रेगुलरली फॉलो करते हैं, हुँ, उनमें सिर्फ हार्ट की समस्या, शुगर की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं कम होती है, इवन कैंसर की समस्या भी कम होती है। हुँ, इवन प्रोस्टेट कैंसर भी ऐसे लोगों में जो स्वस्थ जीवन शैली का बराबर नियमित रूप से फॉलो करते हैं, उनमें ये कैंसर भी कम हुआ है। मतलब पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज़ में जो है, ऐसा भी देखा गया है। जी, तो अगर नियमित रूप से व्यायाम करें, फलों, सब्जियों का, ताज़ी सब्जियों का, फलों का सेवन करें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खाएँ, ज़्यादा उबली हुई चीज़ें खाएँ और ज़्यादा नहीं खाएँ, नियमित खाना खाएँ, मिक्सचर ऑफ फूड्स खाएँ, तो इन चीज़ों से कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। सब तरह के कैंसर, कोलोन कैंसर भी इनमें कम होता है, प्रोस्टेट का कैंसर भी कम होता है। तो व्यायाम, जी। स साफ-सुथरा खाना, उबला हुआ खाना खाना, कम तला हुआ खाना और फल-फ्रूट खाना, सब्जियाँ, ताज़ी सब्जियाँ खाना, ये इन सब चीज़ों से भी फ़ायदा होता है। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि विज्ञान तरक्की कर रहा है, एआई का सहारा साइंस मेडिसिन में भी लिया जा रहा है। अगर यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें, यूरोलॉजी क्षेत्र की बात करें और प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याओं की बात करें, तो एआई कितना बड़ा सहायक साबित हो रहा है प्रोस्टेट के केसेस को जानने में या फिर प्रोस्टेट केसेस जो कैंसर से जुड़े हुए हैं, उनकी रोकथाम में? एआई तो देखिए हर फील्ड में आता जा रहा है। यूरोलॉजी के फील्ड में भी एआई का यूज़ बढ़ता जा रहा है। प्रोस्टेट के लिए एआई में कई तरह से एआई को यूज़ किया जाता है। देखिए, कुछ प्रिडिक्शन मॉडल्स भी हैं, तो उसमें कुछ अलग-अलग डेटा फीड करके उससे प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कैंसर के चांसेस कितने ज़्यादा हैं या कैंसर कितना फैल के लिम्फ नोड में फैलने के चांसेस कितना है या बोन में फैलने के चांसेस कितना है। फिर इसके अलावा एआई का एक और अगर मान लीजिए किसी कारण से प्रोस्टेट की बायोप्सी करनी पड़ती हुँ, है, तो बायोप्सी का इंटरप्रिटेशन जो है वो इतना आसान नहीं है। उसमें
एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की काफी आवश्यकता होती है। जी। तो बायोप्सी का इंटरप्रिटेशन में एआई का रोल काफी आता जा रहा है, और भी कई टेस्ट के इंटरप्रिटेशन में भी एआई का रोल आता जा रहा है। फिर रोबोटिक सर्जरी में भी एआई गाइडेंस जो है वो भी आती जा रही जी। है। और रोबोटिक सर्जरी में अगर इमेजेस जो है पहले फीड कर दी जाती हैं, तो सर्जन को गाइडेंस मिल जाती है कि किस एरिया को कैसे डील किया जाए। इसके साथ साथ क्योंकि अब समय कम बचा है तो जरूरी ये भी जानना है लोगों को कि वो 5 ऐसे संकेत प्रोस्टेट से जुड़े हुए अगर हों, बिल्कुल भी नजरअंदाज वो ना करें। देखिए, उम्र के साथ अगर पेशाब में रुकावट है, पेशाब बहुत धीमी गति से आता है, पेशाब में आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, या अगर आपको भाग के पेशाब करने जाना पड़ता है और पेशाब छूटने का रिस्क रहता है, या छूट भी जाता है, तो ये सारी समस्याएं जो हैं, ये मतलब ये है कि आपके गदूद जो है आपको काफ़ी परेशान कर रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और टेस्ट करवाने चाहिए। और इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर की या ब्रेस्ट कैंसर की, तब उसके लिए स्क्रीनिंग जो है वो भी आवश्यक है। जी। और अगर आप वैसे स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है 10 साल 15 साल, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो लॉन्गेविटी है, तो आप कहीं प्रोस्टेट की वजह से आपको बाद में 10 साल बाद 15 साल बाद प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए ये ब्लड टेस्ट करवा के, एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, पीएसए का ब्लड टेस्ट, कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है, और उसमें अगर वैल्यू हाई आती है तो फिर आप आगे डॉक्टर से कंसल्ट करके आगे की टेस्ट करवा सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, मेल्स की रिप्रोडक्टिव लाइफ हेल्दी रहे उसके लिए डाइट कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है? देखिए, डाइट तो हर चीज में इम्पोर्टेंट है। डाइट और फिजिकल एक्टिविटी ये हर चीज में इम्पोर्टेंट है। स्मोकिंग इज हार्मफुल इन ऑल वेज। जो स्मोकर्स होते हैं उनमें इरेक्शन की प्रॉब्लम्स, स्पर्म क्वालिटी की प्रॉब्लम काफी अफेक्ट करती है। और जैसे आपने हिंट किया है, डेफिनेटली डाइट एक्सरसाइज जो है इट इज गुड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आल्सो, डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमलेश, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में इतनी जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। थैंक यू। तो टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको भी प्रोस्टेट से जुड़ी कोई समस्या है तो बिल्कुल भी झिझक ना करें, समय के साथ डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि समय के साथ अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो समस्या की पहचान हो पाएगी और उसका इलाज भी संभव हो पाएगा। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो अपने परिवारजनों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इसको जरूर शेयर करें। अगले हफ्ते फिर किसी टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।